नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं। आज हम आपके सामने समाज के अंतर्गत आने वाला जो तीसरा भेद है, द्वंद्व समास के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास मैंने आपको पढ़ाया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद के दो, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो जिस पद पर मुख्य अर्थ का बल पड़ता है वह पद प्रधान होता है। ठीक है। जैसे अव्ययीभाव समास में क्या था कि इस पे पूर्व पद पे बल पड़ता था, इसलिए वह पूर्व पद प्रधान था। तत्पुरुष समास पर उत्तर पद पर बल पड़ता था, इसलिए उत्तर पद प्रधान था। लेकिन आपका जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। तो जो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में आपका दोनों पद यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि द्वंद्व समास हम कहेंगे किसे? जिस सामासिक पद में उसके विग्रह करने पर और या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर द्वंद्व समास होगा। कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब समस्त पद का निर्माण करते हैं, तो जब दोनों शब्द मिलते हैं और समस्त पद का निर्माण करते हैं तो और या अथवा इन योजक शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, जब हम द्वंद्व समास के समस्त पद का हम जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय जब हम और या अथवा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। मैंने लिखा है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, बात समझिएगा, दोनों पद प्रधान हो तथा जिसका विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जब हम दो शब्दों को मिला करके समस्त पद बनाएंगे तो जो उसमें योजक शब्द रहेगा उसका लोप हो जाता, समस्त पद बन जाता है। जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो योजक जो शब्द हैं या और अथवा वो जुड़ जाते हैं। आइए हम जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दोनों पर प्रधान होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे में लिखा भाई बहन, ये दोनों पद प्रधान हैं। इसे हम कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। ठीक है। और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। अगर बहन को हटा दें तो भाई का अस्तित्व है, और भाई को हटा दें तो बहन का अस्तित्व। यानी दोनों पद हैं, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, उनमें से अगर एक हम लुप्त कर देते हैं, जब भी जो उत्तर पद होगा उसका भी अस्तित्व बचता है। अगर हम उत्तर पद को हटा दें तो पूर्व पद है उसका भी अस्तित्व है। यानी ये जो दोनों पद हैं एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र रहते हैं अगर अकेले प्रयोग किए जाएं। ठीक है। ये तो आपके समस्त पद हो गया।
लेकिन जब हम समस्त पद के अवयवों को अलग अलग करते हैं तो कहते हैं विग्रह। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा भाई और बहन, इस तरह से। ठीक है, भाई बहन हो गया, माँ बाप हो गया, राधे श्याम हो गए, सीताराम हो गया, आय व्यय हो गया, पाप पुण्य हो गए। ठीक है, और जय पराजय हो गया, रात दिन हो गया। ये जो शब्द हैं ये सब द्वंद्व समास हैं। के लिए हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जोड़े सहित हैं। सीताराम, माँ बाप, धन दौलत, भाई बहन, रात दिन, पाप पुण्य, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, वो सब कहें द्वंद्व समास है। ठीक है, तो कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जब उनका विग्रह जब करते हैं तो और लिखते हैं, विग्रह करते समय ये देखिए और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उन दोनों के जो विग्रह करते हैं तो या लगाते हैं। जैसे लिखा मैंने भला बुरा, तो इसके जब विग्रह करेंगे तो भला और बुरा नहीं लिखेंगे, भला या बुरा लिखेंगे। ठीक है, भला या बुरा, इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम समस्त पद को विग्रह करें तो उस समय उन विग्रह करते समय हमें किस योजक शब्दों का प्रयोग करना है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर भाई बहन है, भाई या बहन, तो एक बात हो जाएगी, दोनों में से एक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ पर भला बुरा, भला और बुरा, यानी एक ही आदमी दोनों नहीं सकता। अगर एक आदमी को हम भला भी है बुरा भी है तो गलत होगा, या तो भला होगा या तो बुरा होगा। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर इसका जब विग्रह करेंगे तो भला या बुरा, भला या बुरा। ठीक है, और एक उदाहरण आता है आपका दूसरा तीसरा, देखिए इसे मैंने लिख दिया घर आंगन, घर आंगन। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो घर या आंगन नहीं होगा, घर और आंगन नहीं कर सकते, इसे हम कह सकते हैं घर आंगन वगैरह, घर आंगन वगैरह। यानी जो घर आंगन शब्द है वह केवल पर्टिकुलर घर और आंगन की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ घर आंगन जो है समूचे परिवार की बात हो रही है, उसमें पूरे परिवार की बातें होंगी। ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर घर आंगन जो है यह समुच्चय बोधक है। कहने का प्राय है कि जब हम घर आंगन की बात करते हैं तो घर आंगन में जो बात होती है वो पूरे परिवार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका विग्रह जो होगा हम करेंगे घर आंगन वगैरह, ऐसा नहीं करेंगे घर या आंगन या घर और आंगन, ये गलत होगा विग्रह। इसलिए जब भी हम समस्त पद का विग्रह करें तो कौन सा योजक शब्द या संयोजक शब्द कौन सा कहाँ प्रयोग करना है ये भी एक ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 उदाहरण दोनों समाज के बताए और अलग अलग तरह के। इस तरह से हम द्वंद्व समास के 3 भेद कर सकते हैं। जैसे जो पहला है इसे हम कह सकते हैं इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, ये जो दूसरा है इसे हम कह सकते हैं वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरे को कह सकते हैं हम समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो ये जो 3 उदाहरण हैं, इन 3 उदाहरणों के आधार पर हम द्वंद्व समास के जो है 3 भेद कर सकते हैं। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, जब हम समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो जो संयोजक शब्द लगता है बीच में विग्रह करते समय और लगता है, और तो और जहां पर जिस विग्रह में लगे
वो कहेंगे उसे इतरेतर द्वंद कहेंगे। ठीक है। जिस समस्त पद का विग्रह करते समय या अथवा जैसे संयोगी शब्द लगे उसे हम कहेंगे वैकल्पिक द्वंद। और जिस समस्त पद का विग्रह करते समय यानी जो समस्त पद समुच्चय बोधक हो, जैसे घर आंगन, दाल रोटी, सेठ साहूकार, तो दाल रोटी में केवल दाल रोटी नहीं कहेंगे, दाल रोटी में केवल दाल और रोटी नहीं कहा जाता। जब उसकी बात दाल रोटी मतलब ये होता है कि पूरी गृहस्थी की बात हो रही है, यानी उसका जो संकेत है वह केवल दाल, पर्टिकुलर दाल या रोटी नहीं, बल्कि वह पूरा समुच्चय बोधक यानी दाल रोटी के माध्यम में बताना हो रही है। वहां पर क्या होगा, आपका क्या होगा, समाहार द्वंद समास। ठीक है। अब हम लोग जो है ये जो मैंने आपको द्वंद समास के 3 बताए, क्या बताए, 3 भेद बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम जो है हर भेद के कुछ उदाहरण जो है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इतरेतर द्वंद के पहले आपको हम दिखाते हैं कुछ उदाहरण, वैकल्पिक द्वंद के दिखाते हैं और कुछ समाहार द्वंद के कुछ उदाहरण दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे इससे पूर्व वीडियो में कहा है कि जितना हम उदाहरण को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारा समाज उतना ही समृद्ध होगा और हमें वह समाज जो है हमेशा के लिए हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो अधिक से अधिक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि मान लीजिए हम कुछ उदाहरण आपको नहीं दे पा रहे हैं या समय अभाव कारण से वीडियो लंबा ना हो, तो आप जो है पाठ्य पुस्तकों में ढूंढ करके अधिक से अधिक उदाहरण देखिए। जितना अधिक उदाहरण देखेंगे आपके लिए समस्या उतनी ही क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। आइए हम जो है इतरेतर द्वंद के कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए हम इतरेतर द्वंद के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतरेतर द्वंद के जो समस्त पद होते हैं, जब हम उनका विग्रह करते हैं तो और शब्द लगता है दोनों पदों के बीच में। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो संयोजक शब्द होता है, इसे योग सूचक शब्द भी कह सकते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में और लगता है। जिन समस्त पद के विग्रह करते समय दोनों पदों यानी पूर्व पद या उत्तर पद के बीच में योग सूचक या संयोजक शब्द और लगे, वह इतरेतर द्वंद कहलाएगा। और एक चीज ये भी बता दूं कि जो द्वंद समास की जो पहचान होती है उसमें अधिकतर समानता वाले शब्द होते हैं। यह विलोम शब्द होते हैं, जैसे रात दिन, भला बुरा, पाप पुण्य, ये सब विलोमार्थक शब्द हैं। और समानता शब्द कैसे भाई बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण, ऐसे जो शब्द होते हैं समानता सूचक होते हैं। तो द्वंद्व समास की बहुत आसान सी पहचान है कि जब कोई शब्द जोड़े के साथ हैं, पहली बात के साथ जोड़े के साथ, जैसे भाई बहन, धन दौलत, शेर साहूकार, माँ बाप, रात दिन, पाप पुण्य, जब ये जोड़े के साथ आए तो द्वंद्व समास की पहली पहचान होती है। ठीक है। तो मैं आपको जो द्वंद्व समास के 3 भेद बताए, इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद, तो मैं आपको इतरेतर द्वंद के कुछ उदाहरण लिखा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतरेतर द्वंद के जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो दोनों पद यानी पूर्व पद उत्तर पद के बीच में और योजक शब्द आता है। देखिए धर्माधर्म, ये क्या है, विलोमार्थक शब्द है। मैंने क्या कहा, द्वंद्व समास के अधिकतर जो उदाहरण होते हैं या तो समानता सूचक होते हैं या विलोमार्थक वाले शब्द होते हैं। जैसे धर्माधर्म, धर्म, तो इसका विग्रह होगा धर्म और अधर्म। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। सीताराम, सीता और राम। लेन देन, लेन और देन। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
हरि शंकर, हरि और शंकर, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, देश विदेश, देश और विदेश। एक चीज मैं द्वंद्व समास की ओर पहचान बताना चाहता हूँ कि जो समस्त पद होता है, तो समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद से वह उसका शब्द वो छोटा होता है। जो समस्त पद होता है, समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद का जो शब्द होता है उससे उसका शब्द छोटा होता है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखिए गौरी शंकर में देखिए, ये शंकर से छोटा है, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं। सीताराम तो बराबर ही लेन देन में, शिव पार्वती माई देखिए, हरिशंकर में देखिए, देश विदेश में देखिए और शब्द हैं। मैं अधिकतर कह रहा हूं, ज्यादातर जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं उसका जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद के शब्द से छोटा शब्द होता है उसका। मैंने यहाँ पर जो है अंडरलाइन कर दी। मैं ज्यादातर शब्द बता रहा हूँ, 100% नहीं, ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं पूर्व पद जो उत्तर पद से उसके शब्द जो होते हैं छोटे होते हैं। तो मैंने आपको इतरेतर द्वंद्व बताया, और भी उदाहरण हैं, आप जो है किताबों से देखिए, और जितना अधिक उदाहरण आप अभ्यास करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उतना ही आपके लिए समास या कोई भी अध्याय हो वह आपके लिए आसान होगा। जितना अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प पर प्रत निशान। अगर आदमी मनुष्य जो है निरंतर अभ्यास करेगा तो कहते हैं कि मूर्ख आदमी बुद्धिमान बन जाता है। इस प्रकार शिल्प पर रस्सी घिसते घिसते पत्थर पर निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार अगर आदमी अभ्यास करता रहे तो उसके लिए आने वाले समय बहुत उज्जवल होता है, और वह हर चीज़ जो हासिल करना चाहता है उसकी चढ़ चूमती है। तो आइए हम जो इसका दूसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व कि कौन कौन से उदाहरण से मिलता है। वैकल्पिक द्वंद्व में जब हम समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तब दोनों पदों के बीच में या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब इसका हम समस्त पद करते हैं, विग्रह का जो समस्त पद बनाएंगे तो या और अथवा का लोप हो जाता है। जिसे इसमें क्या है, इतरेतर में जब हम धर्म और अधर्म को समस्त पद बनाएंगे, धर्माधर्म बनाएंगे तो और जो है क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो धर्माधर्म बन जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व के कुछ उदाहरण। आइए हम वैकल्पिक द्वंद्व के कुछ उदाहरण देखते हैं। भला बुरा, इसका जो विग्रह करेंगे तो भला या बुरा। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। लाभा लाभ, लाभ या अलाभ। ये मैंने आपको वैकल्पिक द्वंद्व के कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा भी और उदाहरण होंगे, आप उसे जो है अपने टेक्स्ट बुक से या जो भी व्याकरण किताबें हैं वहाँ से आप देखिए। जैसे कि मैंने बताया कि इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए तो आपके लिए आसान होगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा जो भेद है समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण। समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण देखिए। रुपया पैसा, घर आंगन, घर द्वार, नहाया धोया, कपड़ा लत्ता। जैसे देखिए रुपया पैसा, तो रुपया पैसा वगैरह, यानी जब हम रुपया पैसे की बात करते हैं तो व्यक्ति के उसकी समूचा जो उसकी धन दौलत है, इसमें घर जमीन वगैरह सब आते हैं, ये समुच्चय है, ये समुच्चय बोधक है। फिर ये घर आंगन वगैरह परिवार है। जब घर आंगन की बात करते हैं तो केवल घर आंगन की केवल मलबे की बात नहीं जो ईंटों और कंकड़ पत्थरों से बने होते हैं। घर आंगन में परिवार की बात आती है, इसमें माँ बाप भाई बहन वगैरह सब रहते हैं, उसे हम कहेंगे घर आंगन। ठीक है, घर द्वार में भी वही का समुच्चय बोधक है, इसमें भी परिवार की बातें आती हैं। इसका विग्रह होगा तो घर द्वार वगैरह। ठीक है, फिर है नहाया धोया आदि। इसका मतलब है केवल नहाने से नहीं है, यहाँ नहाने के बाद पूजा पाठ, इन सब का जो है उस समुदाय का बोधक है, यानी इन सब की बातें हो गया। यानी नहाने के बाद जो हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, ये समुच्चय बोधक है। ठीक,
इसके बाद आइए कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता वगैरह इसका विग्रह बनेगा। कपड़े लत्ते में सब चीज़ आएंगे, शर्ट पैंट वगैरह, यानी जो कपड़े लत्ते की बात होती है तो जो कपड़े लत्ते के जो विभिन्न प्रकार हैं उन सब की चर्चा उसमें की जाती है कपड़े लत्ते में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया समाहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण। इस तरह से और कुछ उदाहरण हो सकते हैं, आप उसे देखिए और अभ्यास कीजिए। आज मैंने आपको इस वीडियो में द्वंद्व समास की परिभाषा बताई कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी इसके पूर्व पद भी और उत्तर पद भी प्रधान हो, और जिसका समस्त पद का विग्रह करते समय जब हम समस्त पद के विग्रह जब करते हैं तो विग्रह में जब हम और या अथवा योग सूचक या संयोजक शब्द का प्रयोग करते हैं तो द्वंद्व समास कहलाता है। और इसके विग्रह के आधार पर हम द्वंद्व समास के 3 भेद कर सकते हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ऐसे मैंने इतरेतर द्वंद्व का बताया, जैसे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य ये तो वैकल्पिक हो जाएगा आपका। लेकिन जब भाई बहन की बात करेंगे तो भाई या भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। ठीक है, ये तो इतरेतर द्वंद्व है। जब या लगा देंगे तो वैकल्पिक द्वंद्व का वो उदाहरण हो जाएगा। और जब हम वगैरह लगा देंगे, जैसे दाल भात, कपड़ा लत्ता, घर आंगन, घर द्वार, बाहर भीतर, ये सब जो हैं ये आपके समाहार द्वंद्व में आएंगे। ये तो मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं पूछे जाते हैं। बस उदाहरण दे देंगे आपको, माँ बाप, इसमें कौन सा समास है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि इसमें इतरेतर द्वंद्व है कि वैकल्पिक द्वंद्व समास है कि समाहार द्वंद्व समास है। ये तो मैंने उदाहरण के आधार पर आपको आसानी जिससे हो सके इसलिए मैंने इसे कोशिश की है। लेकिन परीक्षाओं में इस तरह से नहीं आते हैं। वो परीक्षाओं जो आते हैं आपको उदाहरण दे देंगे या समस्त पद दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से समस्त पद में कौन सा विग्रह सही है, आप बताइए। तो इसको ध्यान रखिए कि ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, और शेष जो है आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है। जो व्यक्ति अभ्यास करेगा, परिश्रम करेगा, कामयाबी उसकी चढ़ चूमेगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस समाज के बारे में तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार में जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे तो उस समस्या का निदान अवश्य करूँगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी मैं समास इससे पूर्व पढ़ा चुका हूँ, समास की परिभाषा, उसके भेद, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, आज मैंने फिर आपको द्वंद्व समास समझाया। ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपको मैं नए दिन नए वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।